इसके बाद जो सेकेंड आउटपुट डिवाइस है वो देख लेते हैं हम, प्लॉटर। प्लॉटर जो है ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि यूज़ करता है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को वैरायटी ऑफ कलर्स के अंदर। और प्लॉटर्स जो हैं ये लार्ज पोस्टर्स, ग्राफ्स, बड़े बड़े मैप्स, इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मोस्ट कॉमनली इनकी जो टाइप्स हैं ये दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं। पहली टाइप जो है फ्लैट बेड प्लॉटर की है और दूसरी जो है वो ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है ये इमेज को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर जो है पेन लगा होता है ड्राइंग करने के लिए, और पेपर जो है वो टेबल पे प्लेस किया जाता है या किसी सरफेस पे, और सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन देता है पेन को कि किस तरह मूव करना है पेपर के ऊपर। फिर पेन उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक इमेज क्रिएट करता है और पेपर पे मूव करता है, जो कि किसी फ्लैट बेड प्लॉटर के ऊपर एक से ज़्यादा पेन्स हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए ये यूज़ होता है। इसके बाद ड्रम प्लॉटर आ जाता है। ड्रम प्लॉटर जो है इसके अंदर रोटेटिंग ड्रम होता है या सिलेंडर होता है, और ड्राइंग पेन जो है वो उसके अंदर लगे हुए होते हैं। पेन लेफ्ट और राइट सिर्फ मूव कर सकते हैं और ड्रम रोटेट करता है। तो ये दोनों मूवमेंट की मदद से पूरे पेज पर लिखा जा सकता है। कि ये जो एडवांटेजेस ड्रम प्लॉटर का क्या है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, के दोनों डायरेक्शन में पेन पहुंच सकता है पेपर के ऊपर। जितना भी बड़ा पेपर का साइज हो उतनी बड़ी जो है इसके ऊपर आउटपुट बनाई जा सकती है। रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रॉ वेरी लेंथी इमेजेस। अगर ज़्यादा बड़े बड़े इमेजेस हैं तो रोल पेपर उसमें रोल हो जाता है और लेफ्ट राइट पेन मूव करता है और वो सिलेंडर रोल होता रहता है और पेपर घूमता रहता है। जितना भी पेपर हो, यानी फ्लैट बेड के ऊपर तो एक लिमिट है ना कि जितना सरफेस एरिया है आप उतना ही पेपर यूज करेंगे, लेकिन ड्रम में बड़ी बड़ी ड्राइंग करने के लिए। और लेकिन विड्थ जो है वो डिपेंड करती है ड्रम प्लॉटर में कि जितना ड्रम की विड्थ होगी उतना ही साइज का आप प्लॉटर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है SDLC टॉपिक है। ये है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो है ये सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स हैं जो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। यानी किसी भी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को जब बनाना होता है तो उसको बनाने का एक ऑर्गेनाइज तरीका है किसी भी सक्सेसफुल सिस्टम को बनाने के लिए। तो उसकी डिफरेंट फेजेस हैं। तो ये फेजेस यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। ये डिफरेंट फेजेस हैं, इन हम डिफरेंट फेजेस को देख लेते हैं। पहली फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी से मुराद है फर्स्ट या पहली फेज, या पहला इसको बोलते हैं। और ये फर्स्ट फेज है SDLC की। इस फेज के अंदर पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव फेज है जो कि इनिशियल एनालिसिस और फाइंडिंग किया जाता है सिस्टम को, कि सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन, इसमें सिस्टम का स्कोप देखते हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं, प्रिलिमिनरी प्लान देखते हैं। यानी इन सब चीज़ों से क्या मुराद है, जब कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जब हम बनाने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या जिसके लिए सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है, यानी उनके पास उतना फंड भी है, क्या वो सारे सॉफ्टवेयर या जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो वहाँ पर अवेलेबल भी होगी, क्या उसका स्कोप भी है। अगर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आप लाखों का तो नहीं सॉफ्टवेयर बना के दे सकते, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकता कि उसका डाटा बहुत ज़्यादा हो और उसके आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ना हो। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है, ये सारे फैक्टर जो है पहली इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी का मतलब स्टार्टिंग की पहली इन्वेस्टिगेशन में हम देख लेते हैं कि उसका सिस्टम का स्कोप क्या है, कितना बड़ा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है, या किस तरह के और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन उसके पास मौजूद हो सकते हैं। और फिर पूरा प्रिलिमिनरी प्लान बना लेते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज आ जाती है सिस्टम के एनालिसिस के। इस फेज के अंदर हम वो स्टडी करते हैं कि करंटली वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सिस्टम जो है वो यूज़ कर रही है और वो कैसे काम करता है, उस सबको अंडरस्टैंड करते हैं।
नीड एनालिसिस करते हैं, डाटा की गैदरिंग करते हैं कि हर डिपार्टमेंट अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है तो हर डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है, डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, डाटा का एनालिसिस करते हैं। फिर इस फेज के एंड में हम एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद अगली फेज है डिज़ाइन की फेज। जब हम उनका रीजनल सिस्टम, बैकएंड वाला सिस्टम समझ लेते हैं तो फिर हमें ये आइडिया हो जाता है कि असल में उनको चाहिए क्या। सिस्टम का एनालिसिस हो गया। अब हम फिर उनके लिए एक नया सिस्टम जो है, लॉजिकल और फिजिकल मॉडल उसका तैयार करते हैं एक नए सिस्टम का। ये सिस्टम डिज़ाइन ये बताता है कि हमारा सिस्टम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको कैसे फुलफिल करेगा, किस तरह काम करेगा। पूरा एक लॉजिकल, जैसे समझ लें कोई घर बना रहे होते हैं तो घर बनाने से पहले जो है उसका एक नक्शा बना लिया जाता है। ये डिज़ाइन फेज तकरीबन वैसे ही होती है कि उसको हम पेज पे सारी रिक्वायरमेंट और ऐसे ड्रॉ कर लिया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनकी ऐसे ऐसे सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। फिर अगली स्टेज, चौथी जो स्टेज है वो है कोडिंग की। इसके अंदर है हम प्रोग्राम्स को राइट कर देते हैं, सिस्टम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। इसमें प्रोग्रामर्स की जो टीम है वो मिलके सॉफ्टवेयर को कोड कर लेती है। इसमें काफ़ी टाइम और काफ़ी एफर्ट और बजट चाहिए होता है क्योंकि उस टीम को भी पे करना पड़ता है, उनसे कोडिंग प्रॉपर करवाई जाती है। इसके बाद जब एक पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो फिल कर रहा है। उसके अंदर डाटा डाला जाता है, फिर देखते हैं क्या रिक्वायर्ड आउटपुट्स आ रही हैं, वो ठीक से काम कर रहा है। इसके बाद फिर उसको जब अगर टेस्टिंग के रिजल्ट ठीक आ जाएं तो फिर अगली फेज आती है इम्प्लीमेंटेशन की। फिर वो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी के लिए या जिसके लिए बनाया गया होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहाँ जाके वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसको जो है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन, पुराना सेटअप ख़त्म कर दिया और नए सेटअप को लगा दिया। दूसरा तरीका ये होता है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसमें ये होती है कि पुराना सेटअप भी साथ साथ, अगर कोई मैनुअल काम कर रहा है, रजिस्टर्स पे अपने काम कर रहे हैं तो वो सेटअप भी साथ साथ चलाते रहते हैं। क्योंकि अगर सेटअप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनका डाटा, तो ये ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो जाए या उसमें कोई एरर आ जाए तो उनका सारा डाटा लॉस्ट हो जाए। तो इस चीज़ की, उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए साथ साथ जो है वो पैरेलली दूसरा काम भी होता रहता है। तीसरा जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है। फेज्ड का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। इसके बाद पायलट इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसके बाद जो है लास्ट स्टेप आ जाता है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है? वर्किंग ऑफ सिस्टम को चेक करने के लिए, यानी आपने एक सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब फिर ये होता है कि कुछ अर्से के बाद या ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ जाता है या आपकी सिस्टम जो बनाया हुआ होता है उसमें कोई एरर आ जाता है या कुछ इशू आते हैं, तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि उसको जाके सेट किया जाए, एरर्स को रिमूव किया जाए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको करेक्ट किया जाए। और अगर रिक्वायरमेंट है किसी एडवांस उसके अंदर किसी फीचर की, तो वो फीचर उसके अंदर डाला जाए, उसको अपडेट किया जाए और सिस्टम की वर्किंग को इम्प्रूव किया जाए। ये 7 स्टेप्स हैं एसडीएलसी के। आपने ये फेजेस अच्छे से तैयार करनी है और इन स्टेप्स के नाम इसी तरतीब से याद करने हैं। और इसकी जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने इसकी डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। थैंक यू।